नमस्कार, अंतिमबाजी में आपका स्वागत है। दिल्ली स्टूडियो से मैं हूं मिहिर भट्ट। मेरे साथ मेरे सहयोगी वीरेंद्र हैं और बाजार पर सेलिंग प्रेशर इस समय बना हुआ है। हालांकि सुबह बाजार खुले उसके बाद लग रहा था कि शायद बाजार थोड़ा बहुत संभलने की कोशिश करेगा। इस समय भी इनफैक्ट एज वी स्पीक यूरोपियन मार्केट्स में निचले स्तरों से बिकवाली रिकवरी जरूर है, लेकिन निफ्टी अभी भी ऑलमोस्ट 90 पॉइंट नीचे किसी तरह 7800 को डिफेंड करने की कोशिश करते हैं। तो एक असमंजस की स्थिति वीरेंद्र बाजार में बनी हुई है, जहां जो शायद वैल्यू बायर है वो ये सोच रहा है कि मार्केट मैच्योर्ड रिएक्शन देगा, मुझे थोड़ी खरीदारी करनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ एक नर्वस तबका है मार्केट में, जो मॉरिशस ट्रीटी के दिन भी देखने को मिला था। आखिरी 1 घंटे में हावी हुआ था बाजार पे, आज थोड़ा पहले से हावी है। कि मेरा आपने एक बात देखी, मॉरिशस वाले दिन और आज के रिएक्शन में थोड़ा डिफरेंस है। उस दिन हम कमजोर खुलने के बाद स्ट्रॉन्ग पुल बैक, लेकिन आज ठीक ठाक खुलने के बाद दिन के निचले स्तर पे ऑलमोस्ट। और यही चीज़ इनफैक्ट मैं थोड़ी देर में डिस्कस भी करूंगा कि ऑप्शंस के आंकड़े ये बात रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि बाजार थोड़ा सा प्रेशर अपने ऊपर ले रहा है। कॉल राइटर्स हावी हैं, पुट्स में काफ़ी आप देखें ओपन इंटरेस्ट कट रहा है। लेकिन एक और चीज़ जिस पर मैं शायद पहली बार ध्यान दूंगा वो है पी नोट्स का झटका। 100 अंकों की गिरावट। क्या तोड़ा आपने 7850, आपने 7800 तोड़ा, और साथ ही साथ ये ब्रेकडाउन आई थिंक ये जो 2 क्रिटिकल लेवल्स का है, ये 3 चीज़ें इसने खराब करी। इसने 7900 को काट के बाहर निकलने की, 8000 को अप्रोच करने की, वो चीज़ें तो खराब कर ही दी। और दूसरी बात 7800 का ब्रेकडाउन। और उसके बाद अगर आप निफ्टी बैंक को देखें, सबसे स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर आपका वो बैकफुट पे आ गया, डिसाइसिवली बैकफुट पे आ गया है। बैंकिंग रियल्टी शेयर में आज जोरदार गिरावट है। कल अगर आप देखिए यही एक स्पेस था जिसके सहारे हमने ऑलमोस्ट 7900 तक का सफर तय किया था। निफ्टी बैंक 17000 की ट्रैजेक्टरी में था, लेकिन आज कंप्लीटली बैकफुट पे और कुछ क्रिटिकल लेवल्स को वॉलेट करके 17000 का कॉल राइटर फिर हावी, यानी बैंक निफ्टी इस पर बेयर ग्रिप में आता हुआ आज के सेशन में। तीसरे पायदान पर जिस चीज़ को देखेंगे वो है एग्जैक्टली मेटल और ऑटो। मेटल्स में आज अगर आप देखें आज थोड़ा बहुत अनवाइंडिंग है, यहाँ पर लॉन्ग्स कट रहे हैं। और ऑटो बहुत दिनों बाद अगर आप देखें तो आज कंप्लीटली सेकुलर तौर पर अगर आप देखें, जहाँ सेक्टर का हर दिग्गज, हर मझोला, हर स्मॉल कैप काउंटर आज अनवाइंडिंग यानी टूटने के बोर्ड में है। चौथे पायदान पे जिस चीज़ को देखेंगे वो है एग्जैक्टली फर्टिलाइजर और एग्री शेयर में आप देखें तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा मूव है। फर्टिलाइजर्स पे काफ़ी पहले ही सुबह अगर आप देखें एक अच्छी खबर थी, उसका अच्छा इंपैक्ट, और आई थिंक पूरा एग्री स्पेस अगर आप देखें काफ़ी वाइब्रेंट है। और आखिरी में चलते चलते जिस चीज़ को देखना चाहेंगे वो है चुनिंदा एफएमसी शेयरों में और पावर शेयरों में, पीएफसी, आरईसी, सभी स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा खासा मूव आज देखने को मिल रहा है। लेकिन सबसे क्रिटिकल होगा आई थिंक मिहिर देखना कि आज पुट राइटर्स कितने क्वांटम में बाहर निकलते हैं। अब तक डिसाइसिवली निकल रहे हैं। 7700 के पुट का आंकड़ा सबसे क्रिटिकल रहेगा। बिल्कुल। चलिए उन स्टॉक्स को देख लेते हैं जिस पर आज हम बातचीत करेंगे। एक तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन 0.6% ऊपर नंबर्स के बाद, और जिस तरह का संकेत है एसआरएफ देखिए ऑलमोस्ट 10% नीचे। एशियन पेंट्स ने अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई है, अभी भी 1.5% ऊपर है। यूको बैंक 5% की गिरावट। पोस्ट नंबर्स जस्ट डायल आज 2.25% ऊपर इस समय ट्रेड करते हुए। बाकी कुछ काउंटर्स में हेवल्स MSCI इंडेक्स में इंक्लूजन के बाद 5% ऊपर। IDFC 5% ऊपर। फेडरल बैंक पर 0.3% की बढ़त है। जुबिलेंट फूड्स भी हरे निशान में, लेकिन DLF आज सेलिंग प्रेशर देखते हो। इनफैक्ट जो पूरा रियल एस्टेट तबका है उसमें काफ़ी सेलिंग प्रेशर, तो ये करीब 4% नीचे इस समय ट्रेड करते हैं। साथ ही अंतिमबाजी में जिन स्टॉक्स में डिस्कशन करूँगा उसमें अदानी एंटरप्राइजेस करीब 4.5% नीचे। उसके बाद मनप्पुरम फाइनेंस करीब 50-25 के स्तर पर 20% का प्रॉफिट लगा हुआ है यहाँ पर। इमामी आज भी तेज़ है, आज भी स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद इंसेक्टिसाइड्स इंडिया लगभग 5.5% ऊपर। M&M कंप्लीटली बैकफुट पे, और सबसे बड़ा रिस्क ये है कि 1300 के जोन में फिर एंटर कर रहा है। देना बैंक फैक्ट अगर आप देखें, और ककतिया सीमेंट से आज भी करीब 5% ऊपर है। और भारत बिजली और बजाज कॉप, ये कुछ और काउंटर जहां पर इस वक्त तेजी बनी हुई। भारत बिजली अगर आप देखिए बैकफुट पे है, लगभग 0.9% नीचे कारोबार कर रहा है। ब्रजेश सिंह हमारे साथ हैं टेक्निकल से बात करने के लिए। ब्रजेश, 7815 थोड़ा टिके हैं हम बीते 1.5 घंटे में। स्पेशली अगर आप देखें यूरोपियन मार्केट की कमज़ोर ओपनिंग के बाद थोड़ी सी हमने मैच्योरनेस दिखाई है। आपकी अप्रोच क्या होगी निफ्टी पर इन लेवल्स पे? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। देखिए अप्रोच तो यही रहेगी बाई ऑन डिप्स की, क्योंकि अगर आप डेली चार्ट्स को देखें, स्टिल जो प्रीवियस लो था 7678 वो अभी भी वाइप्ड ऑफ हुआ नहीं है, पहला। दूसरा नो डाउट 200 दिन का सिंपल मूविंग एवरेज जिसकी वैल्यूएशन समवेयर अराउंड 7,780 के आसपास आई, वहाँ से जो उछाल देखने को मिला है, जो पिछला जो लो था उसको भी अभी होल्ड ऑन करने की कोशिश करी है। मेरा तो मानना ये है कि एग्रेसिव बाइंग ना करें, बट चुनिंदा बाइंग हो सकती है जब तक कि पिछला लो वाइप्ड ऑफ नहीं हो सकता। अपसाइड जो लग रहा था एक बार कि ये वीक में एक बार हम 8,000 टच करने की कोशिश करेंगे,
तो वो नहीं हो पाया। तो अब ये लग रहा है कि राइट नाउ 7,920 वुड बी एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंट। डाउन साइड इफ आई टेक 7,770 वुड बी द फर्स्ट सपोर्ट, फॉलोड बाय 7,700 ऑड लेवल। बिल्कुल। चलिए इस बीच नज़र डालते हैं कुछ एक इंडाइसिस पर। जैसे बैंकिंग स्टॉक्स आप देखिए, एक तो निफ्टी बैंक इटसेल्फ इस समय 16,700 के काफ़ी करीब है, और इस पर आप नज़र रखिएगा बिकॉज ये क्लोजिंग आते आते क्या पता फिर से एक बार 16,700 टेस्ट कर ले। ऑलमोस्ट 1.25% नीचे ही इस समय ट्रेड कर रहा है। और निफ्टी तो ऑब्वियसली 7,800 का जो लेवल है उसे टेस्ट कर ही रहा है बार बार। सेंसेक्स भी एज वी स्पीक करीब 290 पॉइंट नीचे इस समय ट्रेड करते हुए। लेकिन जो प्रॉब्लम है इस समय मार्केट में वो ये है कि आप गिरावट वाले स्टॉक्स को अगर देखिए, गिरावट जहाँ पर थी वहाँ पर तो रही ही, उसमें नए नए स्टॉक्स जुड़ते गए हैं और वहाँ पर भी डीप कट्स देखने को मिला है। तो हिंडाल्को 4% नीचे है, आयशर तो है ही 3.5% नीचे। HDFC ने देखिए जिस तरह का सेल ऑफ देखा है, और ये हैवी वेट भी है इंडेक्स का, 3% नीचे HDFC है। ICICI बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक ये दोनों 2.25% नीचे है, फॉलोड बाय टाटा स्टील, L&T और एक हैवी वेट 2.25% नीचे, SBI और एक हैवी वेट 2% नीचे, TCS 0.25% नीचे, M&M 0.25% नीचे, बॉश के काउंटर पर 1.5% की गिरावट। रिलायंस इंडस्ट्रीज जिसमें ऐसा लग रहा था कि ये थोड़ी स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश कर रहा है, वो करीब 1.5% नीचे। सो यू नो अक्रॉस द बोर्ड, और इस तरह की गिरावट अलग अलग तबके के अलग अलग सेक्टर्स के फ्रंट लाइनर्स में देखने को मिलना, ये इंडिकेट करता है कि जो इंडेक्स है उसके सारे ही जो पिलर्स हैं उन सब में वीकनेस है, और ये एक एटलीस्ट शॉर्ट टर्म के लिए स्ट्रक्चरल वीकनेस इंडिकेट कर सकता है मार्केट के लिए। ब्रिजेश, आपकी राय? देखिए मिहिर जी, जैसे आपने कहा, नो डाउट कि जो काउंटर्स आपने लिए, हिंडाल्को हुआ या टाटा स्टील की बात करी, ओवरऑल मेटल सेक्टर वाज फ्रॉम लास्ट 1 और 2 क्वार्टर वो वीक ही थे, तो उसमें कोई पुल बैक रैली देखने को मिली, तो उसके बारे में तो हम कुछ कहना चाहते हैं। हाँ, रही बात बैंकिंग की, आई वॉज बीन बुलिश ऑन प्राइवेट सेक्टर बैंक रादर देन PSU बैंक। तो SBI ऑन द लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम चार्ट स्टिल इज बीन बेरिश, स्टिल इट्स बीन नॉट बीन एबल टू क्रॉस 255 ऑड लेवल। तो एक वो पुल बैक रैली देखने को मिली थी आपको 200 सवा 200 के आसपास में। रही बात HDFC की, तो इट हैज बीन एन अ स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड, एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है। तो आप ये नहीं कह सकते अभी इनिशियल बेसिस पे कि एक 2% 3% के करेक्शन बेसिस पे कि स्टिल कि कोई नेगेटिविटी आई है, क्योंकि ऑल द वे जब कोई चीज़ बढ़ती है, एक 10% 15% का उछाल देखने को मिलता है, और उसमें अगर आपको 3 से 4% या 5% अगर आप करेक्शन देखने को मिलेगा, तो दैट इज बीन नोन एज अ प्रॉफिट बुकिंग। सो वन थिंग इज दैट इवन द स्ट्रक्चरल चार्ट अगर आप देखेंगे, तो जब तक पिछले लो अगर वाइप्ड ऑफ नहीं होते, तब तक तो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू तो यही कह सकते हैं कि बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी रखी जा सकती है। इस बीच गौरांग शाह भी हैं हमारे साथ बात करने के लिए। गौरांग, गुड आफ्टरनून कार्यक्रम में स्वागत है। गौरांग, मार्केट्स का बहुत नेगेटिव रिएक्शन तो नहीं है, लेकिन बात यही है कि अगर जो ट्रेडर्स हैं वो अगर यहाँ पे बाय भी करते हैं, तो क्या एग्जैक्टली वो फ्रूटफुल रहेगा? आई मीन मॉरिशस के मामले में हमने बात की थी कि ठीक है वो एक अच्छा कदम था, लेकिन यहाँ पर पोजिशंस पी नोट्स और ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स की पोजीशंस अगर वो थोड़ी चैलेंज होती हैं, वो मार्केट को चैलेंज करती हैं, तो क्या सीवियर प्रेशर मार्केट्स में आएंगे? 77 के वॉल्यूशन के चांसेस आपको इस पी नोट्स वाली खबर के चलते लगते हैं क्या? शुक्रिया वीरेंद्र, और गुड आफ्टरनून टू यू। पहले तो ये जो पी नोट का मामला है काफ़ी लंबे समय से हमारे बाज़ार में हावी था। अब ये क्लैरिटी आ गई है KYC को लेकर के, और मुझे नहीं लग रहा है कि हेज फंड या फिर हॉट मनी जिसे हम कहते हैं वो इतनी बड़ी मात्रा में है कि बाज़ार में काफ़ी गंभीरता से ये नीचे के तरफ के दायरे खोलने की कोशिश करेगा। एक रिएक्शन हम देख चुके हैं, और उस रिएक्शन के बाद हम थोड़े बहुत उभरे हैं। मैं आज के कारोबार की बात कर रहा हूँ, जब एक समय पर हम काफ़ी निचले स्तर पर थे और अब हम थोड़े उभरे हैं। तो मुझे नहीं लग रहा है कि यह ज़्यादा चिंता करने की बात है। अगर हम 7,780 7,765 के नीचे जाते भी हैं क्लोजिंग बेसिस पर, तो 7,700 और 7,680 85 जो कि एक पिछला निचला स्तर बना था, वो बहुत ही बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में उभरता है। एज अ डिस्क्लोजर, हमने 7,765 के स्टॉप लॉस के साथ निफ्टी स्पॉट की खरीदारी की राय दी है, छोटी, मध्यम और लंबी अवधि के लिए। बिल्कुल। चलिए इस बीच मिड कैप में जो गिरावट है उसे भी एक बार भाप लेते हैं। SRF करीब 10% नीचे है।
रिलायंस कम्युनिकेशन 5.5% नीचे, वक्रांगी 4%, रिलायंस इंफ्रा 4.5%, DLF 4.25%, यूनाइटेड ब्रूरीज 4%, अदानी एंटरप्राइज 3.25%, IDBI, JSPL ये सारे काउंटर्स 3.5 से 4% की गिरावट के साथ इस समय ट्रेड करते हुए। ADAG का तो खैर पूरा जो स्पेस है वहाँ पर आज सेलिंग है। यूनियन बैंक करीब 2.5%, NCC 2.5%, राजेश एक्सपोर्ट्स 2%। अब ब्रिजेश, ये जो स्टॉक्स हैं इनमें एक्चुअली कई स्टॉक्स ऐसे हैं जिसमें बहुत अच्छा ट्रेडिंग इंटरेस्ट जनरेट हो रहा था एंड दे वर एक्चुअली आउट परफॉर्मिंग द इंडेक्स। लेकिन आज जिस तरह का सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है, फॉर द टाइम बीइंग क्या ये माना जाए कि छोटी अवधि में एटलीस्ट जो बुल्स हैं आज के ट्रेड के बाद कुछ हद तक सरेंडर कर रहे हैं? नो डाउट मिहिर जी, जैसे आपने कहा जिन काउंटर्स के आपने नाम लिए, चाहे वो IDBI हो, चाहे वो SRF हो, चाहे NCC हो, इंडिया बुल रियल एस्टेट हो, इवन ABB का पैक हो या फिर रिलायंस कम्युनिकेशन हो, ओवरऑल इस समय तो लग यही रहा है कि थोड़ा सा बुल जो है वो हल्का पड़ रहा है, बेयर थोड़ा हैवी हो रहा है। बट स्टिल जैसे जो हमने पढ़ा है कि या थ्योरेटिकल जो बोलते हैं या कि हर फियर के ऊपर अगर आप डाई हार्टेड हो और अगर आप प्योर प्रॉपर स्टॉप लॉस से अगर आप ट्रेडिंग करते हो, देन ओनली यू वुड बी एबल टू मेक अ मनी। सो आप अपना पोजीशन बना के चलिए, ऐसा नहीं है थिंग्स कोई ओवर नहीं हुई है। इट वुड बी टेकिंग टाइम, बट आई एम स्टिल लुकिंग प्रॉमिसिंग दैट चार्ट पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से कि वी वुड बी ट्राई टू क्रॉस 7,900 ऑड लेवल, और एक बार हम रीटेस्ट करने की जरूर कोशिश करेंगे जो पिछला हाई था 7,992 का। बिल्कुल। चलिए, इस बीच गौरंग एक चीज़ है खैर इसमें कि जो एटलीस्ट थोड़ा क्लैरिफिकेशन आया है, ये जो मॉरिशस के साथ टैक्स ट्रीटी है उस पर, हालांकि सिमिलर ट्रीटी सिंगापुर के साथ भी साइन होने वाली है, और इनफैक्ट अब ये क्लैरिफिकेशन भी फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से आ रहा है कि ये सिर्फ इक्विटी प्रोडक्ट्स पर लागू होगा, जो म्यूचुअल फंड है उन पर या फिर डेट प्रोडक्ट्स हैं उन पर कैपिटल गेंस टैक्स लागू नहीं होगा। ये क्लैरिफिकेशन आया है, बट मार्केट ऑलवेज न्यू कि इक्विटी जो है उस पर तो लगने ही वाला है। इस गिरावट में चाहे वो पी नोट्स हो या फिर मॉरिशस की ट्रीटी, उससे जुड़ी जो भी गिरावट आनी थी वो पूरी तरह से फैक्टर्ड इन है। आई अंडरस्टैंड 2-4% ऊपर नीचे और यहाँ से हो सकता है, बट लार्जली क्या इस न्यूज़ को मार्केट डाइजेस्ट कर चुका है? मिहिर, ये जो भी बदलाव किए हैं ये तो पहले ये समझने की ज़रूरत है कि ये बहुत ही सकारात्मक कदम उठाए हैं और आने वाले समय के लिए काफ़ी महफूज कदम है। ये जो राउंड ट्रिपिंग और मनी लॉन्ड्रिंग का मुद्दा था, उसको मेरे ख्याल से जो एक गैप था या एक लूपहोल था या फिर एक माध्यम था, उसको तो पूरी तरीके से बंद करने की कदम उठाए हैं, और ये सकारात्मक बात है। जहाँ तक रहा और बिकवाली का सवाल, तो हाँ, गुंजाइश हो सकती है, क्यों नहीं, 50-100 पॉइंट निफ्टी पर गिरावट हो सकती है, और फिर उसी स्तर पर जा कर के हम अटकेंगे जहां पर अभी वीरेंद्र मुझसे कुछ सवाल पूछ रहे थे, क्या 7,700 का जो एक स्तर है निफ्टी स्पॉट का वो टूटेगा? तो शायद हो सकता है अगर बिकवाली हावी होती, लेकिन मोटे तौर पर अगर इस खबर के बेस पर बिकवाली आनी थी तो वो आज आनी थी, और ज़्यादातर वो हम देख चुके हैं। अब हम उभरे तो मुझे नहीं लग रहा है कि ज़्यादा दबाव पड़ेगा, चाहे वो फिर पी नोट्स को लेकर के हो, मॉरिशस के रूट को लेकर के, या फिर आने वाले समय में जो ट्रीटी हमारी सिंगापुर के साथ है उसको भी लेकर के हो। क्योंकि अगर आपको मॉरिशस का रूट आपने बंद किया है तो जाहिर है आपको एक संतुलन बनाना पड़ेगा, और उसके कारण आपको कुछ कदम ट्रीटीज़ में बदलाव सिंगापुर के साथ भी करने पड़ेंगे। चलिए, इस बीच कुछ और स्टॉक्स को देखते हैं। वगैरह यूपीएल दिखाइए। यूपीएल हो गया, इंडिया बुल्स हो गया, ये कुछ स्टॉक्स जहां पर एक अगर आप देखें तो शार्प फॉल आपकी स्क्रीन पर लगभग 3% नीचे 580 के स्तर पर कारोबार करता है। 1.5 रुपये सडन अगर आप देखें तो यहाँ पर फॉल है। उसके बाद आप IB रियल को देखिए, ये करीब 5 रुपये, ये 5 रुपये के नीचे आ रहा है, 5.6% नीचे सडन अगर आप देखें फॉल। और देखिए ये यूपीएल, ये इंडिया बुल्स रियल, ये पिछले 20 दिन के F&O के स्टार्स थे। ह्यूज पोजीशंस बिल्डअप हुई थी इंडिया बुल्स में। वादा कारोबार में क्या हुआ मैं आपको कुछ देर बताऊंगा, लेकिन IB रियल में ये सडन ब्रेकडाउन। ब्रजेश, टेक्निकल व्यू क्या होगा आपका IB रियल पे, यूपीएल पे? देखिए, इंडिया बुल अगर रियल एस्टेट की अगर हम बात करते हैं तो इट वाज बीन मूविंग इन अ स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड फ्रॉम 50 ऑड लेवल एंड इट वेंट ऑल द वे हाई टू समवेयर अराउंड 85. So no doubt there has to be a little bit of a profit booking
नीचे की अगर मैं बात करता हूँ तो पैनिक सपोर्ट समवेयर अराउंड 70-71 के आसपास में दिखता है। माइनर सपोर्ट की बात करता हूँ तो लगभग 74 के आसपास में दिखता है। तो एक प्रॉफिट बुकिंग जोन में आएगा। अगर अग्रेसिव ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो 74 के नीचे अगर जाता है तो आप बाइंग कर सकते हैं। स्टिल आई एम लुकिंग दैट कि 71 ब्रेक नहीं करना चाहिए। आप उसका स्टॉप लॉस बना के आप दोबारा ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगेन इट हैज अ पोटेंशियल ऑफ गोइंग टचिंग ऑल द वे टू 80 और 82 ऑड लेवल। रही बात यूपीएल की बात करते हो तो चार्ट में ऐसा कुछ नेगेटिविटी नहीं थी। सेम टेरिटरी समवेयर अराउंड 450 ऑड के आसपास में इसमें जो एक बेस बना के जो उछाल लिया था, इट वेंट ऑल द वे टू समवेयर अराउंड 610 एंड 615 ऑड लेवल, बट इट वाज नॉट एबल टू क्रॉस एंड क्लोज अबव दैट। एक बार अगर 610 615 के ऊपर अगर बंद देता तो एक नई टेरिटरी में जाने की संभावना बनती। स्टिल पैनिक सपोर्ट की अगर मैं बात करता हूँ समवेयर 540 के आसपास में है, तो जब तक वो ब्रेक नहीं करता तब तक आई वुड बी यूजिंग एज अ डिप ऑन द बाय स्ट्रेटजी। चलिए इस बीच कुछ स्टॉक्स जहां पर रुझान अच्छा देखने को मिल रहा है उन स्टॉक्स को भी देख लेते हैं, बिकॉज हर बाजार की तरह इस बाजार में भी कुछ आउट परफॉर्मर्स हैं जहां पर अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। आज सुबह हमने बाजार खुलने के बाद मनापुरा फाइनेंस की बात की थी। ये काउंटर अभी भी 20% के अपर फ्रीज पर है। मंगलम टिम्बर 20% का अपर फ्रीज। फर्टिलाइजर स्पेस पूरा ही मैं अलग से नाम नहीं ले रहा स्टॉक्स का, क्योंकि इन सारे ही स्टॉक्स में काफ़ी अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। कुछ और स्टॉक्स जिस पर इंटरेस्टिंग मूव देखने को मिला है, इसमें कैप्लिन पॉइंट है। ये करीब 12% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है, काफ़ी अच्छे रुझान के साथ। और कुछ काउंटर्स जहां पर इंटरेस्टिंग मूव देखने को मिला है ठीक ठाक वॉल्यूम्स के साथ। इसमें नेस्ले देखिए आप, नेस्ले हाई वैल्यू 6000 के ऊपर ये काउंटर इस समय करीब 7% ऊपर ट्रेड करते हुए। और इसकी वजह क्या है कि जो आशंका बाजार को थी इनके परफॉर्मेंस को लेकर, उससे बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिला है। एंड मैगी इज एक्सपेक्टेड टू रीगेन इसकी जो पुरानी स्ट्रेंथ वाली पोजीशन थी। इस बार एक बात है मेरा, एफएमसीजी उतना बुरा नहीं किया जितना डर था। एफएमसीजी बारिंग 1 या 2 स्टॉक्स हैं जहां पर हमें वो डिसअपॉइंटमेंट देखा, पर अब देखिए नेस्ले, गौरांग, नेस्ले, बिकॉज मुझे याद है जब ये कंट्रोवर्सी, हालांकि हाई वैल्यू स्टॉक है, लेकिन मुझे याद है जब ये कंट्रोवर्सी चल रही थी उस समय यू आर वन ऑफ द फ्यू पीपल जो एक्चुअली खरीदने की सलाह दे रहे थे सावधानी के साथ। जी अमीर, और अब भी हमारी कवायद है और एज अ डिस्क्लोजर हमारी कवरेज है। खाली यही देखना ज़रूरी होगा कि अभी जो हम देख रहे हैं वो मैगी का सिर्फ एकमात्र रूप देख रहे हैं जो रिलॉन्च किया था इन्होंने, सही कदम उठा करके, जो भी गुंजाइश थी उसको दूर करके। अब आने वाले समय में खास करके इनका एक प्रोडक्ट हुआ करता था आटा नूडल, जो कि काफ़ी फेमस था कंज्यूमर्स में, उपभोक्ताओं में। और मैं ये मानता हूँ कि अगर इसके लॉन्च के साथ साथ वो जो ओट्स नूडल की भी एक नया प्रोडक्ट था जो लॉन्च किया था, उसका लॉन्च आने वाले समय में होता है तो जाहिर है काफ़ी सहूलियत होगी, क्योंकि सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है मैगी का बैलेंस शीट पर, सेल्स नंबर, प्रॉफिटेबिलिटी पर। और एक बात ये भी है कि ऐड खर्च को लेकर के, सेल्स प्रोमोस को लेकर के वापस से उपभोक्ताओं का कॉन्फिडेंस रीगनने के लिए इन्होंने खर्च किया था। इसके लिए शायद थोड़ा और दबाव इस बारी हमने देखा है। शायद आने वाले तिमाही नतीजों में ये दबाव थोड़ा हल्का हो सकता है, जिसके कारण मुनाफे में और भी इजाफे देखने मिल सकते हैं। जी हाँ, इस बीच आप ये देखिए उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज, दरअसल इसकी लिस्टिंग करीब करीब 231 रुपये पर हुई थी और उस दिन इसने करीब करीब 241 का हाई लगाया था। हालांकि जो इसका जब आईपीओ खुला हुआ था, ग्रे मार्केट जो प्रीमियम था वो एग्जैक्टली रिफ्लेक्ट कर रहा था कि उसकी लिस्टिंग 250-51 के आसपास होगी, लेकिन उस पर लिस्टिंग नहीं हुई। वहाँ से करीब 21 रुपये नीचे, 19 रुपये, 18 रुपये नीचे लिस्टिंग हुई, लेकिन अब धीरे धीरे ये कैपिटलाइज करता हुआ 251 के स्तर पे इक्विटास, उज्जीवन फाइनेंस, एसकेएस माइक्रो फाइनेंस। आज एसकेएस माइक्रो फाइनेंस इनफैक्ट आप देखिए तो वायदा कारोबार में काफ़ी एक्टिव था। जरा प्लीज़ एक बार आप एसकेएस माइक्रो फाइनेंस दिखाइए। आज सुबह इनफैक्ट 604 के स्तर पे 1% ऊपर कारोबार करा। विजेश, मुझे मालूम है आप उज्जीवन पे कमेंट नहीं कर सकते, आपके पास डेटा नहीं है बात करने के लिए, लेकिन इस पूरे चंक में और कोई स्टॉक जो अच्छा लग रहा हो आपको? देखिए एसकेएस माइक्रो फाइनेंस की अगर हम बात करते हैं तो मेरी सलाह तो यही रहेगी कि जब तक पैनिक की अगर मैं देखूं लेवल, इट वाज 550 555,
माइनर सपोर्ट इट वाज समवेयर अराउंड 575. तो जब तक वो ब्रेक नहीं करता है तो बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी रखेंगे. अगेन इट हैज अ पोटेंशियल गोइंग ऑल द वे टू 625 टू फॉलोड बाय 630. दैट इज अ बैंड वेयर द रेजिस्टेंस इज ऑलवेज बीन कमिंग. एक बार अगर हम 630 के ऊपर अगर हम बंद दे रहे हैं देन प्रोबेबिलिटी है कि अगेन वी माइट टेस्ट अ लेवल ऑफ 660 670. तो इस बार लग रहा है कि एक बार हम जो 625 630 का जो बैंड है रेजिस्टेंस का उसको हम ब्रेक करके एक नए जोन में जाने की तैयारी में रहेगी. जी चलिए थोड़ा सा वायदा कारोबार को देखते हैं मेरे. आज वायदा कारोबार में देखिए इस सीरीज का अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेशन है. क्यों मैं बताऊंगा आपको. निफ्टी ऑलमोस्ट डे लो पर कारोबार कर रहा है. आप देखिए निफ्टी फ्यूचर्स अगर आप देखें एग्जैक्टली इस वक्त जो उनका प्रीमियम था वो घट के अब महज 11 अंकों का रह गया, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 22 से 23 रुपए और इनफैक्ट 24 पॉइंट की ट्रेजेक्ट्री में था. तो प्रीमियम आज शार्प तरीके से स्लाइड हुआ है. और आइए आगे बढ़ते अगर आप निफ्टी फ्यूचर्स के प्रीमियम के साथ साथ अगर आप ओआई को देखिए तो करीब करीब ये पहुंच गया है 2.25 करोड़ का और करीब 3.25 लाख शेयर आज जुड़े हैं. मैं एक चीज़ कह सकता हूं कि आज सुबह सुबह 30 पॉइंट नेगेटिव खुलने के बाद शॉर्टिंग हुई, ओपन इंटरेस्ट बढ़ा और 7790 7795 की ट्रेजेक्ट्री में आज जब डे लो पे 12 साढ़े 12 1 बजे के बीच में निफ्टी लो पे था, थोड़ा ओपन इंटरेस्ट कवर हुआ है, थोड़ी शॉर्ट पोजीशन कवर हुई है, इसीलिए बाजार थम गया, रुक गया. अब आइए मिहिर आप इनफैक्ट एक चीज़ देखिएगा जो ऑप्शंस की स्ट्राइक है. मिहिर आप ये देखिए आज 8000 में कॉल राइटिंग का क्वांटम देखिए. आई थिंक दिस इज द हैवीएस्ट डे एज फार एज कॉल राइटिंग इज कंसर्न इन मई सीरीज. यानी देखिए पी नोट्स के मुद्दे ने 8000 के कॉल राइटर को कितना कॉन्फिडेंस दिया, जो शायद आंकड़ा हम एज पर द यस्टरडेज क्लोजिंग अप्रोच करने की कोशिश कर रहे थे मेरे. वहाँ देखिए 7900 जिसको आज हम बुला कर आए, वहाँ 15 लाख और 7800 की कॉल में 12 लाख. थोड़ा ये डिसअपॉइंट कर रहा है कि एग्जैक्टली अगर एफआईज थोड़ा सा अनवाइंड करने का मूड बना के बैठे हैं. याद रखिए मई के शुरुआत में उन्होंने काफ़ी पोर्शंस अनवाइंड भी करी थी, तो क्या वो कॉल राइटिंग कर रहे हैं. दूसरी अगर आप पुट्स को देखिए, पुट्स के जरिए बेस हिल रहा है आज. आप देखिए 7900 की पुट में करीब 7.5 लाख शेयर घटे, 7800 की पुट में करीब 8.5 लाख शेयर घटे, माफ कीजिएगा ये आंकड़ा गलत है, और 7700 की पुट में 2.25 लाख शेयर जुड़े. यानी अब जो खुली हुई पुट है मिहिर 7700 की पुट, उसमें ओपन इंटरेस्ट जुड़ रहा है. थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ना आज बाजार का हिला है. वो ये दिखा रहा है कि एक अगर आप बेस के लेवल से देखें तो ये नीचे की तरफ जो शिफ्ट होने की प्रक्रिया होती है वही यहाँ पर इंडिकेट होते हुए. वैसे भी कहते ही हैं सेल इन मैन गो अवे. और आप एक बार एक्टिव स्टॉक फ्यूचर्स दिखाइए जरा वायदा कारोबार के, जिनमें आज सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ओआई जुड़ा है. आई मीन परसेंटेज टर्म में अगर आप देखें पहला स्टॉक आपके स्क्रीन पे फेडरल बैंक आज सुबह से काफ़ी एक्टिव है. और यहाँ पे फ्यूचर्स में हालांकि अगर आप देखें फ्यूचर्स में स्पॉट एट पार है, लेकिन आज काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इस काउंटर में दिखाई दिया. और दूसरे पायदान पर अगर आप देखें जो स्टॉक आता है वो है टाटा मोटर्स 390, ये अप्रोच कर रहा है 400 के प्राइस को. और एक तीसरा और स्टॉक जिक्र मैं जिसका करना चाहूँगा वो है आपकी स्क्रीन पर ग्लेनमार्क, लेकिन मैं आई थिंक इसको भी नहीं दिख रहा था, मैं दिख रहा था एक और स्टॉक आएगा वो है हेवल्स. हेवल्स के साथ क्या है देखिए, एमएससीआई इंडेक्स में शामिल होना और साथ ही साथ इसका नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग होना, आई मीन क्वार्टरली नंबर्स. प्रजेश आपकी हेवल्स पर आय क्या होगी 358 के प्राइस पर. अभी बाजार की गिरावट का इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं है, नो इम्पैक्ट व्हाटसएवर. क्या कहेंगे इस पर. देखिए अगर आप हेवल्स की बात करते हैं तो आज नया एक 52 वीक टॉप और एक नया या ऑल टाइम टॉप बनाया है. लास्ट समवेयर अराउंड 354 के आसपास में था और उसके ऊपर ही ये ट्रेड कर रहा है. नई टेरिटरी में जाने की तैयारी है. समवेयर अराउंड 342 का एक अच्छा एक सपोर्ट एक है. मेरे को लगता है ऐसा कि कम से कम इस बार की रेंज जो होगी इट वुड बी गोइंग ऑल द वे टू 370 375. तो एक आपको मतलब एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, इसमें ट्रेड ले सकते हैं विद कीपिंग अ स्टॉप लॉस 345 एंड लुकिंग फॉर द टारगेट ऑफ 375 380. बिल्कुल. चलिए इस बीच आज जो रियल एस्टेट स्टॉक्स में सेल ऑफ जिस तरह का देखने को मिला है उस पर एक बात करते हैं. गौरांग, इसमें कुछ एक बहुत अच्छे और आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स जो हैं उन्हें भी अगर आप देखें, मिसाल के तौर पे इंडिया बुल्स रियल एस्टेट को आप देखिए, ओबेरॉय रियलिटी को देखिए, डीबी रियलिटी को देखिए, अक्रॉस द बोर्ड जिस तरह का सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है इस पूरे ही तबके में. आज अब ऑलमोस्ट सारे ही स्टॉक्स आप देखिए इस समय अपने इंट्राडे लो के आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं. अब थोड़ा रुकना चाहिए, समय देना चाहिए बिकॉज दे वर आउट परफॉर्मिंग, उसके बाद खरीदना चाहिए. आपका व्यू क्या होगा. मिहिर, पहले तो मैं एक कॉन्ट्रा कॉल लेना चाहूँगा लंबी अवधि के नज़रिए से रियल एस्टेट सेक्टर में. हालांकि एक हाई बीटा सेक्टर है लेकिन इनमें कुछ नाम हैं जो काफ़ी काबिल तारीफ़ है और एज अ डिस्क्लोजर हमारी कवरेज में है. एक नाम जो आपने जिक्र किया ओबेरॉय रियलिटी वो है. दूसरे नाम बम्बई शहर से जुड़े हुई जो रियल एस्टेट सेक्टर है और जो एफएसआई में बदलाई किया गया है 1.5 से बढ़ा करके 2 और 5,
और आने वाले समय में अगर ये ज़मीनी स्तर पर लागू होता है तो काफ़ी फ़ायदा बॉम्बे बेस्ड रियल एस्टेट कंपनी को मिल सकता है, जहाँ पर गोदरेज प्रॉपर्टीज़, महिंद्रा लाइफस्पेस और ओबराय रियलिटी शामिल है। इसके अलावा कुछ पैन इंडिया बेस पर अगर आप देखना चाहें तो प्रेस्टीज एस्टेट्स और शोभा लिमिटेड। और एक बात ये भी है मीर कि रियल एस्टेट बिल जब वास्तव में ज़मीनी स्तर पर लागू होगा तो एक बड़ा शेकअप होने की संभावना है, जहां पर कमज़ोर खिलाड़ी जो हैं और कमज़ोर बैलेंस शीट है, जिनके पास प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने के लिए वर्किंग कैपिटल नहीं है, वो यहाँ से दूर हटना चाहेंगे और उन कंपनियों को फ़ायदा होगा जिनकी बैलेंस शीट काफ़ी स्ट्रांग है, मिसाल के तौर पर जैसे मैंने ये सब नाम लिए, और जिनके पास बहुत ही बेहतरीन एग्जीक्यूशन कैपेसिटीज़ हैं। कोलचे पाटिल आपकी स्क्रीन पर आप देखें, थोड़ा सा गिरने के बाद थोड़ा समझने की कोशिश करता हुआ। इस बीच जरा मैं एक बार जरा टॉप ट्रेडेड काउंटर्स को देखता हूँ, वो काउंटर्स जहाँ पर आज सबसे ज़्यादा वॉल्यूम्स हैं और वॉल्यूम्स के बीच में वो गिरे भी, गिर के संभले भी या फिर डेढ़ ऊपर है। मन्नापुरम फाइनेंस नो डाउट आज का एक क्लियर कट आउट परफॉर्मर, द मैक्सिमम वॉल्यूम्स यहाँ पर ही है। उसके बाद देखिए आप IDFC, ये करीब करीब 1% ऊपर है। फेडरल बैंक जिसका जिक्र मैंने किया, और साथ ही साथ एक श्रेणुका शुगर्स, ये भी करीब 3.5% ऊपर कारोबार करता हुआ। बिल्कुल। चलिए, इस बीच पी नोट्स का ओवरहैंग आज सुबह से मार्केट पर देखने को मिल रहा है और पी नोट्स पर KYC से बाजार में काले धन पर लगाम लगेगी। सेबी के पार्ट टाइम बोर्ड मेंबर अरुण साठे ने जी बिजनेस के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की और इसमें इन्होंने कहा है कि पी नोट्स के जरिए निवेश करने वाले FIs की पूरी जानकारी मिलना अब संभव होगा अगर ये प्रस्ताव पारित हो जाता है। तो हमने खास बातचीत की है, एक्सक्लूसिव पहला रिएक्शन सेबी का पी नोट्स के मामले पर, देखते हैं। 20 मई को सेबी की बोर्ड मीटिंग है और बोर्ड मीटिंग में पी नोट्स एक बड़ा मुद्दा है और उसी पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं सेबी बोर्ड के पार्ट टाइम मेंबर मिस्टर अरुण साठे। सर, 20 मई को बोर्ड मीटिंग है और पी नोट्स एक बड़ा मुद्दा है, पी नोट्स में बदलाव करने की बात हो रही है, तो सर क्या मूव बोर्ड का रहेगा और जो फिजिकल बेनिफिशरी है उसकी आइडेंटिफिकेशन जरूरी है, तो क्या अभी सेबी के पास होती है या आने वाले समय में होगी? किस तरीके का बदलाव आप बोर्ड की मीटिंग में देख रहे हैं? अब बोर्ड मीटिंग में क्या होने वाला है इसकी आज मुझे भी जानकारी नहीं है। पी नोट्स के बारे में चर्चा होने जा रही है, आप जो जैसे बता रहे हैं तो अच्छी बात है। पी नोट्स के जो इन्वेस्ट करने वाले लोग हैं उसके बारे में एज ऑफ टुडे उसकी जानकारी प्राप्त नहीं होती है, परंतु इन्वेस्ट करने वाले की यदि जानकारी प्राप्त हो जाएगी तो दैट विल हेल्प द इकोनॉमी टू आइडेंटिफाई द इन्वेस्टर who have invested the money in the P notes. It will be useful because ultimately ब्लैक मनी के बारे में जानकारी जिस प्रकार से आनी चाहिए थी और जिस प्रकार से that ultimately that government has not been able to mop up that much money from the black money bill. So इसलिए ये यदि होता है तो बहुत अच्छी बात होगी, परंतु अभी सेबी के मीटिंग में क्या होने वाला है आई डोंट नो। सेबी के मीटिंग में यदि वो इशू आता है तो वी विल टेक द स्टैंड। पहली बार सेबी के बोर्ड पे एक पार्ट टाइम मेंबर हैं और ऐसा शुरुआत से लगने लगा कि सरकार का रिप्रेजेंटेशन आप करेंगे। सर, एक जो बड़ी एक लोगों के बीच में एक फीडबैक है कि सेबी बड़ी कंपनियों पे एक्शन काफ़ी देर से लेता है। हमने रिलायंस का मामला देखा, 2011 में इनसाइडर ट्रेडिंग का मामला, अभी तक उस पर ऑर्डर पास नहीं हुआ। तो क्या सर इस तरह के इशू भी बोर्ड में आपकी तरफ से उठाए जाएंगे कि जो बड़ी कंपनियाँ हैं उनको भी एक नेट पे लाया जाए और एक्शन जो हैं वो जल्द से जल्द हो? अभी देरी से कोई फैसले आते हैं इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। जो मुझे अप्रोच करेंगे उसके बारे में यदि इशू उठाने की ज़रूरत है ज़रूर हम इशू उठाएंगे। अब वो कौन से कंपनी के बारे में ये मुझे भी मालूम नहीं है। अल्टीमेटली आई एम ए पार्ट टाइम मेंबर ऑफ द बोर्ड, आई एम नॉट ए मैन हु टेक्स द डिसीजन इन दिस रिस्पेक्ट। परंतु देरी वेदर बड़े कंपनियां हो या छोटी कंपनियां हो, उनके मामले में ऑर्डर्स पास करने में देरी नहीं होनी चाहिए, इस मत का मैं हूँ। मेरे सामने यदि कोई इशूज आते हैं तो आई विल चेकअप विद द कंसर्न पीपल कि भाई ऐसा क्यों देरी होती है। तो ये थी हमारी खास बातचीत सेबी के पार्ट टाइम बोर्ड मेंबर मिस्टर साठे के साथ। 20 मई को बोर्ड की बैठक होने वाली है, लेकिन इसमें जो एक टॉप ऑफ द एजेंडा होगा वो होगा पी नोट्स के जरिए निवेश करने के लिए जो KYC स्ट्रक्चर है उसमें बदलाव करना। अब इस पर 83 पॉइंट्स नीचे निफ्टी कोशिश में भी शायद ये करेगा 7800 के ऊपर क्लोजिंग देने की, लेकिन बैंक निफ्टी इस पर ब्रिजेश आप क्या करेंगे इस समय? जिस तरह का सेलिंग प्रेशर है बैंकिंग स्टॉक्स पर, बैंक निफ्टी पर भी, और 16,700 बार टेस्ट हो रहा है यहाँ पर, इसके नीचे वैसे ही सेंटिमेंट खराब हो जाता है।
देखिए, अगर हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो डीप सपोर्ट 16,100 16,200 के आसपास में आता है। नो डाउट 16,900 से लेकर 16,950 का जो एक दायरा है वो एक रजिस्ट्रेशन की तरह प्ले कर रहा है। अगर मैं और उस दायरे को कम करने की कोशिश करूं तो लगभग 16,400 नीचे में और ऊपर में फिर 16,700, तो ये उसके एक 300 पॉइंट के दायरे में घूम रहा है, बट स्टिल द ट्रेंड इज बीन अप। सो एनी डिप समवेयर अराउंड 16,500 वी कैन यूज फॉर अ बाइंग विद द स्टॉप लॉस ऑफ 16,200 फॉर द टारगेट ऑफ अगेन 16,900 to 17,000। सो आई एम लुकिंग लाइक स्टिल इट्स बीन प्रॉमिसिंग। चार्ट पे कोई ऐसी नेगेटिविटी नहीं है। मैं फिर भी वही कह रहा हूँ कि एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, एंड उसके हिसाब से मार्केट का सेंटीमेंट थोड़ा खराब हुआ है। चार्ट अभी भी बुलिश ही दर्शा रहे हैं। इस बीच आप एक स्टॉक्स की काकतिया सीमेंट, जिसको मैंने आई थिंक अपने शुरुआती स्टॉक्स में शामिल भी किया था, करीब 485 पर डे हाई पर 10% की अपर फीस पर है, 5% की माफ़ कीजिएगा अपर फीस इसका उसको चेंज कर दिया गया है, 10 से 5 पर लाया गया है। लेकिन आप ये देखिए कि 23 मार्च को इसका भाव था 150 रुपये। 23 मार्च से सिर्फ अगर आप देखें 13 मई तक आते आते आपके स्क्रीन पर इसका भाव है 485। खुश होने का विषय है वाकई। अगर आप देखें 150 रुपये का स्टॉक 450 पौने 500 रुपये का हो गया। लेकिन याद रखिएगा लॉ ऑफ ग्रेविटी जो है वो हर जगह अप्लाई होता है। जो जितना खुश है उतना अगर आप देखें मायूस भी होगा, और स्टॉप लॉसेस आपके नहीं हुए तो शायद एक्सट्रीम लॉसेस भी हो सकते हैं। गौरांग, अभी क्या यहाँ पे प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करना अच्छा होगा, या फिर अभी आप होल्ड करेंगे, किस्मत आजमाएंगे? आप काकटिया सीमेंट की बात कर रहे हैं? जी 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 गौरांग। तो फरवरी में करीबन 120-130 रुपए का भाव, और आज 485 5% का ऊपर का सर्किट। मैं कंपनी स्पेसिफिक टिप्पणी नहीं करूंगा वीरेंद्र, क्योंकि हमारी कवरेज नहीं है, लेकिन जैसे आप जिक्र कर रहे हैं लॉ ऑफ ग्रेविटी सभी चीज़ों पर लागू होता है, और मुझे नहीं पता कि इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस आया है कि इस तरीके के रिटर्न ये पैदा कर सके, कंसिस्टेंटली ये ऊपर जा सके और परफॉर्मेंस दिखा सके। जिसके पास जोखिम झेलने की क्षमता कम है, आप प्रतिशत के हिसाब से अगर देखें तो काफ़ी लाजमी लगता है। जोखिम झेलने की क्षमता कम है तो निकल जाएं और थोड़ा दूर ही रहें। बिल्कुल। SRF पर ब्रिजेश क्या सलाह है आपकी? देखिए मिहिर जी, SRF की जैसे मैंने बताया लगभग 240 200 जो एक सिंपल डे मूविंग एवरेज है, इट्स जब तक वो ब्रेक नहीं करता है, आई वुड बी स्टिल बिन ऑन अ बुलिश साइड। अगर कोई इन केस अगर कोई डिप आता है, अगेन सपोज इफ इट ब्रेक्स 240 ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, टिल दैट देन ओनली आई वुड बी गोइंग ऑन अ नेगेटिव साइड। टिल द टाइम बीइंग इफ इट डजंट ब्रेक देन आई वुड बी स्टिल सजेस्टिंग कि कोई डिप आता है तो बाइंग करने की सलाह रहेगी। राइट नाउ इस समय तो पोजीशन खराब है, कोई भी एग्रेसिव ट्रेडर भी नहीं बाई करना चाहेगा, बट लेट इट सेटल डाउन, लेट इट एक बार मंडे की ओपनिंग होती है उसके बाद में आप अपना व्यू बना सकते हैं। बट स्टिल सपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू, पहला सपोर्ट 240 के आसपास का। अगर इफ इट ब्रेक्स देन इट वुड बी गोइंग अनदर पैनिक सपोर्ट वुड बी कमिंग समवेयर अराउंड 1180 अराउंड। चलिए इस बीच थोड़ा सा मैं मिड कैप में और स्मॉल कैप में चलता हूँ। वॉल्यूम्स के साथ जहाँ पे कॉन्फिडेंस इस बाजार की गिरावट में भी आज जहाँ पे श्रिंक नहीं हुआ, मन्नप फाइनेंस का जिक्र बहुत कर चुके हैं। उसके बाद आप ये देखिए और कुछ काउंटर्स जिनमें आज अच्छी स्ट्रेंथ थी। ल्यूमेक्स इंडस्ट्रीज आज करीब 4,10,000 शेयरों के कारोबार के बीच में करीब 540 पर अच्छा मूव इस काउंटर ने दिया। ल्यूमेक्स में अच्छा खासा मूव था। पीपीबी इंफ्रा इसको देखिए करीब 7.5% ऊपर 1.25 लाख शेयरों के कारोबार के बीच में 168.70 पर था। और कुछ काउंटर जहां पे स्ट्रेंथ थी आज के सेशन में। स्टोरबंडल अभी मेहर जिक्र कर चुके हैं, रिपीट नहीं करूंगा। और एक इनफैक्ट हाँ PFC RAC आई थिंक ये दोनों स्टॉक्स आज एक बार फिर से मूव दे रहे हैं। ब्रिजेश आई थिंक ये प्रश्न आपसे ही होगा, PFC RAC इन दोनों में से ज़्यादा कॉन्फिडेंस? RAC ऑलमोस्ट अगर आप देखें ड्यूलो पे स्लाइड हो चुका है, लेकिन PFC अपने गेंस को होल्ड कर रहा है अभी भी। आपका मैंडेट किसके साथ जाएगा इन लेवल्स पे? वीरेन जी मेरे लिए क्वेश्चन? जी हाँ जी हाँ।
सिर्फ पीएफसी की अगर हम बात करते हैं तो नीचे में लगभग 160 165 के आसपास में एक सपोर्ट था। अपसाइड अगेन 182 185 की एक रेंज में था। तो ये रेंज में ट्रेड कर रहा है स्टिल आज की तारीख में। नो डाउट इट्स बीन समवेयर अराउंड 5.5% अप। एक बार ये दायरा ऊपर की तरफ ब्रेक होने दीजिए। मुझे लगता है कि लगभग 160 162 का एक अच्छा एक सपोर्ट बन गया है। तो अगर बाइंग करने की अगर किसी को बाइंग करनी है तो उसका स्टॉप लॉस लेके कर सकते हैं। एंड समवेयर अराउंड 180 जैसे मैंने कहा 180 to 185 का एक अपर बैंड का रेजिस्टेंस है। एक बार अगर उसको ब्रेक करके अगर हम सस्टेन किए देन द नेक्स्ट लेवल वुड बी समवेयर अराउंड 210। तो ये दायरे में ट्रेड कर रहा है तो सपोर्ट के आसपास में बाइंग एंड अपसाइड रेजिस्टेंस के आसपास में सेलिंग। गौरांग, HDFC पर आप क्या करेंगे? खरीदारी की राय कवायद है और कुछ समय पहले कुछ लोगों ने बिकवाली की कवायद की थी। हम इससे बिल्कुल ही सहमत नहीं थे और उसी दिन और उसके बाद भी और आज भी हम कवायद कर रहे हैं खरीदारी की। बड़ी कंपनी है हाउसिंग फाइनेंस सेगमेंट में और मात्र सिर्फ HDFC लिमिटेड नहीं, HDFC बैंक पर भी मीर एज अ डिस्क्लोजर हमारी खरीदारी की राय है। और मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से पेडिग्री है और दोनों ही कंपनियों की जो मैनेजमेंट है सक्षम है किसी भी तरह की तकलीफ़ों को दूर करने के लिए और अपने परफॉर्मेंस को सुधारने के लिए। अगर मेरी याददाश्त सही है तो 1300, 1350 या 1400 के आसपास का लक्ष्य हमने HDFC लिमिटेड पर निर्धारित किया है और 1250 से 1300 का लक्ष्य निर्धारित किया है HDFC बैंक पर। बिल्कुल। चलिए, इस बीच हेमंत ठुकराल अब हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। हेमंत, शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। सवाल आपको पता ही होगा जिस तरह का माहौल है मार्केट में और ऐसा लग रहा है शायद रेंज नीचे की तरफ खिसकी है। पहले मॉरिशियस, उसके बाद आज ये पी नोट्स। हेमंत, चलिए, आई थिंक अभी संपर्क हो नहीं पाया है, थोड़ा परेशान से लगते हैं हेमंत। एग्जैक्टली उनसे पूछेंगे एग्जैक्टली क्या कर रहा है। पता नहीं उन्होंने सुना नहीं सुना, सुन के अनसुना किया, पता नहीं। बट चलिए अब थोड़ा सा मनीष से बात कर लेते हैं। आई थिंक इस बीच आखिरी के नहीं अभी टाइम नहीं हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं नीचे कमिंग अप आखिरी के 35-25 मिनटों में अगर आप देखें जो कमाई का मौका है वो मनीष लेके आएंगे कुछ देर में। हेमंत से बात करने की कोशिश करेंगे कुछ देर में, लेकिन इस बीच थोड़ा सा मार्केट्स को भी देख लेते हैं एक बार एग्जैक्टली किस करवट बैठ रहा है मार्केट। आखिरी के आधे घंटे में 88 अंक नीचे 7812 के स्तर पर निफ्टी है और शार्प लूजर्स में अगर आप देखें तो आज मेटल्स का सबसे बड़ा लीडर आज हिंडाल्को करीब 90 के स्तर पे। हेमंत नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। हेमंत, लास्ट टाइम जब आप आए थे तो आपने बात की थी 7630 इज पॉसिबल। बस दिक्कत ये हुई कि बीच में हम एक बार ऑलमोस्ट 7905 का दर्शन करके आ गए। दैट मीन्स एक्सट्रीम वोलेटिलिटी, राइटर भी परेशान है, कॉल राइटर पुट राइटर भी परेशान है, कन्विक्शन दोनों का अगर आप देखें काफ़ी कम हो गया। लेकिन हेमंत, आज की कॉल राइटिंग का क्वांटम और आज जिस तरीके से पुट्स में वाई खिसक रहा है वो क्या इंडिकेशन दे रहा है? देखिए वीरेंद्र, जैसे गुड आफ्टरनून, जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि बाज़ार में वॉलेटिलिटी काफ़ी एक्सट्रीम है। उसके रहते हुए एक दिन पुट राइटर्स और एक दिन कॉल राइटर्स रॉन्ग साइड पे कैच हो रहे हैं। इम्पॉर्टेंट दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ कि 8000 का पुट राइटर कभी भी अपनी जगह से नहीं हिला और आज आप उसका ओपन इंटरेस्ट देखें 90 लाख शेयर पार कर गया है। तो अब एक चीज़ बहुत क्लियर होती जा रही है कि अपसाइड जो है वो शायद अब 7950 7980 पे कैप हो गया है। और आज जिस तरह से 79 कॉल राइटर में कॉल राइटिंग पोजीशंस जुड़ी हैं और 78 में भी जाते जाते कॉल राइटर देखने को मिल रहा है, ऐसा लगता है कि इस बार सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है, जोर ज़्यादा है। लेकिन 7750 एक बहुत अहम सपोर्ट रहेगा। अगर उसके नीचे हम ट्रेड करते हैं तो डेफिनेटली इस बार 7630 7650 देखने को मिलेगा। तो जो पिछले 2 दिनों में पुट राइटर्स कॉट हुए हैं रॉन्ग साइड पे, मेरे ख्याल उनको अभी भी एक स्टॉप लॉस 7750 का अगर वो लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, बट उसके नीचे कोई पुट राइटिंग नहीं करनी चाहिए क्योंकि एक बार बाजार 120-130 पॉइंट ईजिली वहाँ से दे सकता है। तो अब फाइनल सपोर्ट मेरे ख्याल 7750 का है, जो कल मेरे ख्याल हमको एक बार देखना पड़ेगा कि कैसे ट्रेड करता है या वहाँ से रिबाउंड आता है या नहीं आता। बिल्कुल। आई रिमेंबर इनफैक्ट हेमंत, आपने कहा भी था कि 7630 के लिए तैयारी रखनी चाहिए। लेकिन अब बाज़ार जैसा भी हो, अगर बाज़ार में है अब तो कमाई तो करनी पड़ती है, उसके कई ज़रिए होते हैं।
देखते हैं आज की फाइनल बेट क्या है। तो मनीष हमारे साथ जुड़े हैं और कम ही लोग हैं जो आज हंस रहे हैं बाजार में, इसमें से एक मनीष है। अब देखिए और हंस रहे हैं। बताइए मनीष क्या बैठ है आपके पास? देखिए इसकी वजह भी है, सुबह फास्ट मनी में मैंने बिकवाली के सौदे सबसे ज़्यादा बताए थे और तमाम शो में गिरावट देखने को मिली है, और फाइनल बेट में मैं जो शो बताने वाला हूँ अमीर, उसमें भी गिरावट करने की मतलब मुझे लगता है उसमें दबाव देखने को मिल सकता है। EIL होगा जिसमें कि लगता है कि गिरावट अभी और भी देखने को मिल सकती है। दिन के निचले स्तर के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है। देखिए खास ट्रेंड देखने को मिला है, पिछले 6 दिनों से लगातार इस शेयर में एक गिरावट देखने को मिली थी, तेजी देखने को मिली थी, लेकिन आज के ट्रेड में देखिए इस शेयर में एक जोरदार गिरावट देखने को मिली है और एक लंबे अरसे के बाद शेयर जो है आज 100 EMA के नीचे आया है। जिस तरह से अब अपने 100 EMA के नीचे आकर अभी ट्रेड कर रहा है उसमें लगता है कि आज शेयर में गिरावट और भी बढ़ती हुई दिख सकती है, और नीचे की तरफ जो इसका अगला लेवल निकल के आता है जो इसको छू सकता है अगले कुछ मिनटों में, वो 175 के आसपास आता है। जिस तरह का अभी गिरावट इस शेयर में देखने को मिली है, वॉल्यूम के साथ देखने को मिली है, मुझे लगता है कि अगले 1 घंटे में शेयर में या अगले 20-25 मिनट में शेयर में और भी गिरावट देखने को मिल सकती है, और 174 रुपये 73-74 के लक्ष्य के साथ इसमें बिकवाली करने की सलाह होगी। 183 रुपये का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना होगा। 174 का लक्ष्य आपका, और फिलहाल 178 पर, तो ऑलरेडी जो नुकसान है वो यहाँ पर बढ़ा है। 174 के टारगेट के लिए आप नजर रख सकते हैं यहाँ पर, लेकिन गिरावट इस समय देखने को मिल रही है। ब्रिजेश, EIL इस समय इंट्राडे लो पर है, 4% से ज़्यादा की गिरावट है, 100 डे मूविंग एवरेज के नीचे है, काउंटर 174 का लक्ष्य है, क्या करेंगे आप? बेचने की ही सलाह रहेगी इस समय तो फिलहाल, क्योंकि चांसेस हैं कि 168-165 का लेवल टच कर ले, टिल इट इज नॉट बीन एबल टू क्रॉस 183-184। सो जैसे मनीष जी ने कहा सेल ही कर सकते हैं, लुकिंग वीक ऑन द चार्ट राइट नाउ। 178 के आसपास ये इस समय ट्रेड करते हुए। हेमंत, अगर आपने कहा ना जैसे कि 7630 के लिए भी एक बार तैयारी रखनी चाहिए मार्केट में, नाउ ऑब्वियसली अगर ये होना है तो विद इन द इंडेक्स कई स्टॉक्स होंगे जो इससे ज़्यादा गिरेंगे परसेंटेज टर्म्स में। अगर हम देखें वो आपको कहाँ दिख रहा है? चलिए हेमंत तक शायद हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही है। गौरांग, आपको वीकनेस स्ट्रक्चरली कहाँ पर दिख रही है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा है मीर आपने, और आज सरकारी बैंक के नतीजे आए हैं, करीबन 6 आना बाकी है, और उसके बाद और भी सरकारी बैंक के नतीजे आएंगे। तो अगर मुझे कहीं भी कमज़ोरी ज़्यादा दिखाई देती है और बाज़ार का निचला स्तर 7700 या फिर 7680 के नीचे और गहराता हुआ नज़र आता है, वो है सिर्फ ये बैंक एक्स को लेकर के, क्योंकि अगर नतीजे उम्मीद से भयानक और ज़्यादा आए तो शायद बैंक एक्स एकमात्र किरदार होगा जो सबसे ज़्यादा योगदान देगा मार्केट को नीचे ढकेलने के लिए। मैं उम्मीद रखता हूँ कि नतीजे इतने बुरे ना आए। हेमंत, एग्जैक्टली निफ्टी बैंक पर मान लीजिए मैं रेस्ट ऑफ द सीरीज़ के लिए एक आउटलुक फ्रेम करना चाहता हूँ, और आई थिंक ये मैं जो भी ऑप्शन बाय करूंगा या फिर स्पेशली जो सेल करूंगा उसको सीरीज़ के अंत तक रखूंगा। आई मीन एक ऐसी स्ट्रेटजी जो अब फाइनल डायनामिक्स देखने के बाद 17,000 पर जिस तरीके से हम लौटे, 16,500 पे जिस प्रकार का पुट राइटर खड़ा हुआ है, आपको क्या लगता है? मैंने एक फाइनली ऑप्शन स्ट्रेटजी अगर निफ्टी बैंक में बनानी हो तो ज़्यादा क्या अच्छी रहेगी? देखिए वीरेंद्र, मेरे हिसाब से अभी भी बैंक निफ्टी रेंज बाउंड है, क्योंकि अगर आप देखें 16,300 16,400 के आसपास बहुत सपोर्ट है और 17,000 वो क्लियर नहीं कर पा रहा है। तो अगर एक स्ट्रैटेजी बनानी होगी तो मैं शायद 17,000 का कॉल राइट करूंगा, क्योंकि मुझे अभी भी लगता है कि बैंक निफ्टी को 17,000 क्रॉस करने में बहुत ताकत लगेगी। और आज जिस तरह से वापस से ICICI बैंक नीचे गिरावट में आया है, HDFC बैंक में प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली है, और मतलब प्राइवेट बैंक दिग्गज हैं उनमें भी आज प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली है, तो बहुत क्लियर कट सिग्नल है कि शायद एक बार दोबारा से 16,400 16,350 एक बार हमें टेस्ट करना पड़ सकता है बैंक निफ्टी में, और वो निचले स्तरों में वहाँ से रिबाउंड आने के चांसेस अभी भी हाई हैं, क्योंकि वहाँ पे कॉल पुट राइटर्स अभी भी अनवाइंड नहीं हुए हैं। बट 17,000 का कॉल राइटर जो है वहाँ पोजीशन माउंट हो रही है, तो मेरे ख्याल वो एक सेफेस्ट स्ट्रैटेजी रहेगी कि अभी आप 17,000 का कॉल जो है वो राइट कर सकते हैं। इस बीच एक और स्टॉक देखिए, ग्रुप फाइनेंस इस वक्त डे हाई की तरफ बढ़ता हुआ 260 पे कारोबार कर रहा है, दिन के सर्वोच्च तरफ है ग्रुप फाइनेंस। आप देखें 7 रुपये ऊपर। ब्रिजेश, इस स्टॉक पे आपकी राय? आई मीन आर्ली चार्ट्स पे, डेली चार्ट्स पे ये जो कॉन्फिडेंस शो कर रहा है, क्या आई मीन मंडे मॉर्निंग या फिर अभी
कोई ट्रेड बनता है लॉन्ग साइड पे इसमें? नहीं वीरेन जी, नो डाउट टुडे इज बीन ट्रेडिंग ऑन अ हायर साइड, बट स्टिल अगर आप इसका ओवरऑल वॉल्यूम स्ट्रक्चर देखो तो इट्स नॉट बीन ट्रेडिंग ऑन अ हायर साइड वॉल्यूम. I would be still avoiding these stocks. I mean not comfortable with the volume part. बिल्कुल. चलिए, इस बीच बाजार बंद होने में करीब 17 मिनट का समय बाकी है. एटलीस्ट ऐसा लग रहा है कि निफ्टी क्लोजिंग बेसिस पर 7800 को डिफेंड करने की कोशिश ज़रूर कर सकता है. बैंक निफ्टी लेकिन 1.25% नीचे है. और ये जो गौरांग ने बात कही कि 6 बैंक्स, और वो भी ऐसे जिसे लेकर सबसे ज़्यादा डर बाजार में बना हुआ है, उनकी वीकनेस को लेकर उनके नंबर्स, तो ये एक अपने आप में बड़ा ट्रिगर साबित हो सकता है. हेमंत, पीएसयू बैंकिंग स्पेस में सबसे कमज़ोर कड़ी इस समय आपको कौन सी दिख रही है? देखिए अमीर, मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो मजहूले काउंटर्स हैं उनमें आज बहुत शॉर्ट ऐड हो रहा है. खासकर यूको बैंक का अगर आप रिज़ल्ट देखें और जिस तरह से यूको बैंक में शॉर्ट्स ऐड हुए हैं, ऐसा लगता है यूको बैंक 29 से 30 रुपए का जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है उसकी तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है. बट यूको बैंक के देखी बहुत सारे जो इलाहाबाद बैंक, आपका बैंक ऑफ इंडिया, इन सब में शॉर्ट्स ऐड हो रहे हैं. मेरे ख्याल सबसे इंटरेस्टिंग रहेगा आज बैंक ऑफ बड़ौदा का नंबर, क्योंकि अगर आप ऑप्शंस का ट्रेड देखें 150 की पुट में बहुत एडिशंस हो रहे हैं और 160 की कॉल में. तो अगर राइटर्स के मैं प्रीमियम एडजस्ट करूं तो ऐसे लगता है कि 148 के आसपास सपोर्ट है और 164 के आसपास बहुत रेजिस्टेंस मिलेगा. तो मेरे ख्याल बैंक ऑफ बड़ौदा का रिजल्ट सबसे क्रूशियल है. बट ओवरऑल जो पीएसयू बैंक्स हैं वो वीकनेस के ही सिग्नल दे रहे हैं. हेमंत, लेकिन एक और चीज़ आप ये देखिए कि जिस प्रकार M&M का आज, मैं ऑटो स्टॉक्स पे आऊँ जरा, प्लीज़ एक बार ऑटो स्टॉक्स दिखाइएगा. जिस प्रकार का यू टर्न M&M ने लिया और एक बार फिर से ये उसी ट्रैजेक्टरी में घुसने की कोशिश कर रहा है जिसमें ये काफ़ी हद तक रेंज बाउंड हो जाता है. अब क्या एग्रेसिव ट्रेडर की तरह आप इस पे कोई शॉर्ट के बारे में सोचेंगे, या फिर आप बाय और डिप्स की रणनीति देंगे, या फिर अगर इसके ऑप्शंस पर प्रीमियम मिल रहा है हेमंत, तो अब एक कॉल राइटर या फिर पुट राइटर, एक या शॉर्ट स्ट्रैंगल क्रिएट करने का वक्त है इस वक्त M&M पर, या फिर किसी ऑटो स्टॉक्स पे कोई आपका आउटलुक? देखिए वीरेंद्र, मेरे हिसाब से हम काफ़ी बार M&M डिस्कस कर चुके हैं. इसने 1300-1295 के ऊपर ब्रेकआउट दिया था, उसके बाद 1340 के ऊपर 2 बार जाने की कोशिश की बट सस्टेन नहीं कर पाया. मेरे ख्याल अगर 1295 के नीचे जाता है तो बहुत एक क्लियर कट शॉट बन जाएगा फॉर अ टारगेट ऑफ 1230. और मेरे ख्याल से वो एक बहुत बड़ा वीकनेस का साइन होगा स्टॉक के लिए, क्योंकि वीकली चार्ट्स में वीक हो जाएगा बिल्कुल स्टॉक. अभी के लिए बहुत क्लियर है कि स्टॉक 1370 को क्रॉस नहीं कर पा रहा है, तो मेरे ख्याल 1400 का कॉल आप इजीली राइट कर सकते हैं. और अब बहुत मुश्किल भी होगा स्टॉक के लिए 1360-1370 क्रॉस करना. और अगर जैसे मैंने कहा 1295 के नीचे चला जाता है तो मेरे ख्याल आप कॉल राइटिंग लेवल्स इजीली नीचे शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट 1230 और 1240 के आसपास की बनती है. बिल्कुल. चलिए, इस बीच ये भी देख लेते हैं कि आज के ट्रेड में आउट परफॉर्मेंस कहाँ पर है. कुछ एक इंटरेस्टिंग पिक्स हैं जहाँ पर आउट परफॉर्मेंस है. हालांकि ऑब्वियसली जो बाजार का झुकाव है वो पूरी तरह से नुकसान की तरफ रहा है और वही रिफ्लेक्ट हो भी रहा है मार्केट में, अगर आप एडवांस डिक्लाइन को भी देखें. लेकिन ऐसी मंदी में भी एक तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन अब 6% ऊपर है, हेवेल्स 5%, इंडियन होटल्स 5.5%, इमामी 4%, पिरामल एंटरप्राइज 4.5%, और डीसीबी बैंकिंग के वन ऑफ द फ्यू आउट परफॉर्मर्स में से एक साउथ इंडियन बैंक करीब 3% ऊपर है. देन देयर इज जस्ट डायल जो कि करीब 2% ऊपर है. गौरांग, इसमें से आप कुछ खरीदने की सलाह दे रहे हैं क्या? सॉरी, क्या नाम था? इमामी पर, हैवेल्स पर हमारी कवरेज है, डीसीबी बैंक पर हमारी कवरेज है. इसके अलावा एफएमसीजी क्षेत्र में गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट, ये साउथ इंडियन बैंक पर हमारी कवरेज है. मिहिर जस्ट डायल पर मैं टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि कवरेज नहीं है और काफ़ी वॉलेटाइल रह चुका है ये स्टॉक, और शायद ऊपरी तरफ के जो भी मूव आप देखने को मिलेंगे वहाँ पर सप्लाई आ सकता है. जी हाँ, चलिए अब वक्त हो गया इनफैक्ट ये देखने का कि कल के लिए क्या खरीदें. साक्षी के पास चलते हैं न्यूज़ रूम में. साक्षी बताइए. शुक्रिया वीरेंद्र. शुरुआत करेंगे रितेश जैन की कॉल्स के साथ. बाय कॉल इन्होंने दी है फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज पर, टारगेट बताया 400 का, स्टॉप लॉस हमें नीचे में लगाना है 380 का. इनकी अगली बीटीएसटी ट्रेड है डिविस लैब पर, टारगेट बताया 1094 का, स्टॉप लॉस हमें नीचे में मेंटेन करना है 1063 का. पुष्कराज कनितकर की तरफ से राय है HDFC बैंक पर, यहाँ खरीदारी की राय रेकमेंड की है उन्होंने, टारगेट बताया 1160 का, स्टॉप लॉस हमें नीचे में लगाना है 1118 का.
इनकी एसटीपीटी ट्रेड जो रेकमेंड हुई है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज पर हुई है। टारगेट बताया उन्होंने 950 का, स्टॉप लॉस ऊपर में हमें लगाना है 990 का। आशीष केलकर की कॉल्स देखें तो बायोकॉन पर ये बुलिश है, टारगेट इन्होंने बताया 652 का और स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना होगा 620 का। अगला ट्रेड है इनका एसकेएस माइक्रो फाइनेंस पर और यहाँ पर भी खरीदारी की ही सलाह है इनकी, टारगेट बताया है 632 और स्टॉप लॉस हमें नीचे में लगाना होगा 593 का। जी हाँ, तो ये अगर आप देखें तो एक कॉल्स है जिस पर आप काज कर सकते हैं। साक्षी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आई थिंक BTST कॉल्स के बाद थोड़ा सा फोकस करते हैं वो नंबर्स जो कि अब सोमवार को आपको दिखाई देंगे रिएक्शन स्ट्रीट का, बाजार बंद होने के बाद जो नतीजे आने वाले हैं। पहला है पेट्रोनेट। आइए देखते हैं एग्जैक्टली। देखिए पेट्रोनेट मैं इससे डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि पेट्रोनेट इस दौर का सबसे स्मार्ट प्राइस परफॉर्मर रहा है। लगभग 30-35-40 रुपये चला है स्टॉक, यानी मोर देन 10%। आपकी स्क्रीन पे मुनाफे की एक्सपेक्टेशन है लगभग 36% बढ़कर लगभग 242 करोड़ रुपए। और अगर आप इसी दौरान इनकी आय को देखें तो आय में एक सब्सटेंशियल जंप लगभग आई मीन टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों में लगभग 30% का इजाफा, लगभग 6667 करोड़ रुपए के आसपास। तो बेटर देन एक्सपेक्टेशन अगर आप देखें, आई मीन कुछ और करता है तो और स्ट्रेच मिल सकता है। और हालांकि एक्सपेक्टेशन पहले से ही अगर आप देखें काफ़ी अच्छी खासी एबिटा लेवल पर करीब एबिटा 40% इंप्रूव होकर लगभग 442 करोड़ रुपए के आसपास रह सकता है। तो स्ट्रीट ने पहले से अगर आप देखें बहुत कुछ अच्छा सोच के रखा है पेट्रोनेट के बारे में। और यहाँ पे जहाँ तक एबिटा मार्जिन का सवाल है वहाँ पे करीब 50 बेसिस पॉइंट का इम्प्रूवमेंट हमारी टीम मानती है कि होगा। और इसके बाद दूसरा नतीजा जो आएगा दस्तक देगा, यानी अगर आप देखें डिफरेंट पैरामीटर्स पे आय में 30%, वॉल्यूम्स में 2% की इजाफा होने की अनुमान है और एबिटा लगभग 40% सुधर सकता है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं पेट्रोनेट के बाद NBCC, ये एक और नतीजा जो आना है। आप देखिए आपकी स्क्रीन पे मुनाफा करीब 11% बढ़कर 148 करोड़ रुपए के आसपास, 10.5% बढ़ के मुनाफा लगभग 150 करोड़ रुपए के आसपास रहेगा। वहीं अगर आप इस दौरान इनकी आय को देखें तो करीब 24% बढ़कर 2242 करोड़ रुपए के आसपास रह सकती है वर्सेस 1806। कोरांग NBCC या फिर पेट्रोनेट, इन दोनों में से पोस्ट नंबर्स या फिर प्रायर टू नंबर्स कुछ खरीदना चाहेंगे आप या फिर क्लाइंट्स को एडवाइस किया है क्या? मैंने एज ए डिस्क्लोजर दोनों को ही खरीदारी की राय है हमारी, ये मेरा डिस्क्लोजर है वीरेंद्र, और दोनों पर ही कवरेज है। पेट्रोनेट पर 160-165 के स्तर से हम कवरेज कर रहे हैं। जब उनकी जो कोच्चि में फैसिलिटी है स्टोरेज की, वहाँ पर बॉटल नेकिंग को लेकर के काफ़ी कुछ दुविधाएं थी। उसके बाद उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसको डी बॉटल नेकिंग किया, वहाँ पर कैपेसिटीज़ को सुधारा। नई कैपेसिटी जो उन्होंने पूंजी लगाई थी दहेज में, वहाँ पर कामकाज बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है और मेरा ये मानना है कि नतीजों के आधार पर आपको बहुत ही बेहतरीन सुधार होता हुआ दिखेगा। NBCC मुझे याद है वीरेंद्र, बजट से पहले आपने दरखास्त की थी हमको 1 या फिर 2 स्टॉक आइडेंटिफाई करने के लिए, और उनमें से एक स्टॉक था NBCC। बजट की मैं पहले की बात कर रहा हूँ और काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा है इसका, और जिस तरीके से नतीजा आएंगे ये परफॉर्मेंस और भी बेहतर हो सकता है। हालांकि हमारे लक्ष्य को छू करके ये नीचे आया है, गिरावट में आप ज़रूर यहाँ पर ख़रीदारी कर सकते हैं, और जो जिन्होंने ख़रीदारी कर रखी है वो बने रह सकते हैं। रिज़ल्ट के बाद अगर बेहतरीन रिज़ल्ट आए तो हम हमारा जो लक्ष्य है उसको और भी ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे। बिल्कुल। चलिए इस बीच कुछ एक स्टॉक्स हैं जिनका वीकली परफॉर्मेंस देख लेते हैं, बिकॉज ये पूरा हफ्ता इतना वॉलेटाइल रहा है। लेकिन आप इसमें देखिए मोनसेंटो, अब आज ये करीब 0.25% ऊपर है, लेकिन इस हफ्ते में अगर आप देखें ये 37% ऊपर गया है। 3 दिन पहले हमने बताया भी था कि आप यहाँ पर नज़र रखिएगा, एग्री ट्रिगर है, अच्छा मॉनसून है, और अब तो ये भी खबर आ गई है कि बेयर इन्हें खरीद सकता है। तो मोनसेंटो करीब 37% ऊपर। और कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं। मैंगलोर केमिकल एंड फर्टिलाइज़र, ये इस हफ्ते करीब 14% ऊपर गया है। हालांकि आज 1/4% ही चला है, लेकिन 14% का मूव यहाँ पर देखने को मिला है। और एक काउंटर जिस पर अच्छा मूव इस हफ्ते देखने को मिला वो है DCM श्रीराम। इस हफ्ते 22% का मूव यहाँ पर देखने को मिला है, आज करीब 0.5% ऊपर ये काउंटर इस समय ट्रेड करते हुए। और साथ ही आदित्य बिरला नूवो, इस काउंटर को देख लेते हैं, ये इस हफ्ते करीब 14% ऊपर, आज करीब 1.5% चला है, लेकिन इस हफ्ते का मूव जो है 14% का AB नूवो पर देखने को मिला है। जी एंटरटेनमेंट और एक काउंटर है जो कि इस हफ्ते ऑलमोस्ट इंडेक्स का काउंटर होने के बावजूद 11% ऊपर चला, आज 0.5% ऊपर है नतीजों के बाद आउट परफॉर्मेंस। लेकिन ये हमारी समूह की कंपनी है, दैट्स अ डिस्क्लोजर। सीमेंट स्टॉक्स में भी हमने आउट परफॉर्मेंस देखा है। तो प्रिज्म सीमेंट आप देखिए इस हफ्ते करीब 12% चला है, करीब आज 1.5% का मूव यहाँ पर 92 के आसपास, लेकिन इस हफ्ते ये करीब 12% चला। और बाकी कुछ एक स्टॉक्स में आप देख सकते हैं, शुगर स्टॉक्स, इन पर मूव अच्छा था। आंध्रा शुगर देखिए आज भले ही थोड़ा नेगेटिव है, पर इस हफ्ते
33% चला है। शुगर के ग्राफ देखिए मिठा पूरे हफ्ते कायम रही। इसके बाद कुछ और काउंटर्स को देखते हैं, आई मीन ये आखिरी काउंटर है मेरे ख्याल से अंदर शुगर। लेकिन इसी में से अगर हट के आप एक और चीज़ देखें मेहर, एशियन पेंट्स को देखिए, वो डे हाई पर है। एनबीसीसी नतीजे जिसके आने वाले अभी मैंने पढ़े थे, नंबर्स की एक्सपेक्टेशन अच्छी है। एशियन पेंट्स 941 पे अपने करियर के हाई पर है, और इसी के साथ इसी सेक्टर का दूसरा काउंटर जरा प्लीज एक बार ग्रुप में दिखाइएगा, और इनफैक्ट क्रॉस चार्ट दिखा सकते हैं तो वो भी दिखाइए। बर्जर पेंट्स ये अपने करियर के हाई पे खड़ा है। तो इस सेक्टर के दोनों दिग्गज, दोनों जानी मानी कंपनियां, मोस्ट ट्रेडेड स्टॉक्स अपने करियर के हाई पे कारोबार कर रहे हैं। आई थिंक पहले हिम्मत में एक मैंडेट आपका एशियन पेंट्स पे चाहूँगा। स्टॉक काफ़ी ओवरहिट हो गया है, अब अपने आप को कैश से या फिर फ्यूचर से हटा के अगर ऑप्शन पे कन्वर्ट करना हो, या फिर स्प्रेड क्रिएट्स करनी हो, या फिर प्लेन वनीला खेलना हो एशियन पेंट्स पे, सिंस इट्स अ पार्ट ऑफ डेरिवेटिव्स, ये वायदा कारोबार का हिस्सा है, कैसे खेलेंगे आप एशियन पेंट्स को इस वक्त? देखिए वीरेंद्र, पहली बात ये मेरे ख्याल से स्टॉक थोड़ा सा ओवरबॉट जोन में आ रहा है, तो शायद मैं आई एम एक्सपेक्टिंग 960 से 965 के बीच में प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है, और वापस से स्टॉक जब ब्रेकआउट जहाँ से इसने दिया है अब 925 से वापस से वहां तक एक बार आ सकता है, बट दैट विल बी अ मोर ऑफ अ टेक्निकल प्रॉफिट बुकिंग। तो मेरे हिसाब से अगर आप होल्ड कर रहे हैं इस स्टॉक को, तो अब आप एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाइए 925 का और होल्ड कीजिए। अगर 925 के नीचे जाता है तो एक बार एग्जिट कर दीजिए स्टॉक में से, और राइट जैसे जैसे ऊपर जाएं तो 20-20 रुपए से अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है वो रिवाइज करते जाएं। और मेरी राय यही रहेगी 960 के आसपास आए तो एक बार आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि स्टॉक अब डेफिनेटली थोड़ा सा ओवर हीटेड या ओवर बॉट लग रहा है। गौरांग, आप भी क्या यही मैंडेट रखेंगे दोनों स्टॉक्स के साथ, ये इनफैक्ट बर्जर पेंट्स और एशियन पेंट्स? वीरेंद्र, एज अ डिस्क्लोजर 6-8 महीने या साल भर पहले जब कच्चा तेल गिरना शुरू हुआ था, तब हमने एक कच्चे तेल के ऊपर रिपोर्ट निकाली थी कि किन किन क्षेत्रों को फ़ायदा हो सकता है गिरते हुए कच्चे तेल के दाम। तो पेंट इंडस्ट्री उसमें से एक था, टायर इंडस्ट्रीज़, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, और एक इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी ऑटोज़। अब एशियन पेंट्स पर पिछली तिमाही की मैं बात कर रहा हूँ, ज़्यादा दूर की बात नहीं कर रहा। डेकोरेटिव पेंट्स में काफ़ी जो मार्जिन थे वो नीचे की तरफ आए, और स्टॉक में काफ़ी बुरी गिरावट भी दिखी। हमारी साल 1.5 साल पहले भी कवायद बरकरार थी, और पिछली तिमाही तक भी हमारी राय बरकरार थी। अब जहाँ पर ये काम कर रहा है हमारे लक्ष्य के बहुत ही करीब है, तो जिनके पास जोखिम झेलने की क्षमता कम है वो थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली कर सकते हैं। और अगर स्टॉक नीचे आता है किसी कारणवश, तो उस निचले स्तर पर आप खरीदारी की राय बिल्कुल देख सकते हैं। मुझे ये लग रहा है कि लागत खर्च कम होने के कारण और कच्चे तेल में ज़्यादा इजाफा नहीं होने के कारण आने वाली तिमाहियों में आपको मुनाफा बढ़ते हुए दिखाई देगा। लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहना चाहूँगा कि प्रोडक्ट के ऊपर कितना डिस्काउंट देते हैं ये, और कितना बेनिफिट ये कंज्यूमर को पास करते हैं, ये देखना भी बहुत ज़रूरी होगा। बिल्कुल। चलिए इस बीच एक बार ऑयल इंडिया को देख लेते हैं, यहाँ पर क्या रुझान देखने को मिल रहा है, और साथ ही बाकी कुछ काउंटर्स आप देख रहे हैं। इस समय जो वीकली डेटा है वो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ऑयल इंडिया देखिए इस समय अपने इंट्राडे हाई पर करीब 1.25% ऊपर 329 के आसपास ट्रेड करते हुए। लेकिन ये मॉरिशस ट्रीटी वाला दिन और आज का दिन, दोनों ही दिन देखे 2-3 स्पेस जिस पर हमने सबसे ज़्यादा वीकनेस देखी, मेटल्स, रियल एस्टेट और बैंक्स। बैंक्स पर हमने काफ़ी विस्तार से बात की है, लेकिन मेटल्स में हेमंत, अब यहाँ से मंदी खेलनी हो और तो कहाँ खेलनी चाहिए? देखिए एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है मीर की, ये आज तीनों ही सेक्टर जो आपने बात की है, तीनों ही वही थे जो बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्मिंग कर रहे थे। तो मेरे हिसाब से इनमें जो प्रॉफिट टेकिंग या फ्रेश शॉट्स देखने को मिले हैं वो बिल्कुल इसलिए हैं क्योंकि मार्केट ने ऊपरी स्तरों से जिस तरह से गिरावट देखी, लोगों ने काफ़ी पोजीशन अनवाइंड की है, और अब मेटल्स के काफ़ी स्टॉक्स जो हैं वो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट्स के पास आ रहे हैं। टाटा स्टील अगर आप ध्यान से देखें तो 315 और 320 बहुत ही अहम सपोर्ट है। अगर वो किसी भी वजह से 320 के नीचे ट्रेड करता है तो मेरे ख्याल आपको नेक्स्ट टारगेट 305 के करीब मिलेगा। उसी प्रकार JSW स्टील अगर 1255 के नीचे ट्रेड कर रहा है तो आपको नेक्स्ट लेवल देखने को मिलेगा 1232। तो मेरे ख्याल आपका जो मंडे के ट्रेड्स होंगे उसमें बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स टेस्ट होने वाले हैं मेटल्स के। वहाँ से ज़रा से भी गिरावट और वहाँ से 4 से 5% और वीकनेस देखने को मिल सकती है। तो आप टाटा स्टील और JSW स्टील पे खास नज़र रखें। यू कैन गो शॉर्ट बिलो 320 फॉर अ टारगेट प्राइस ऑफ 310, और उसी तरह JSW स्टील भी आप बिलो 1260 शॉर्ट कीजिए फॉर अ टारगेट ऑफ 1230।
हेमंत, एक चीज़ मैं पूछूं आपसे, इनफैक्ट बीपीसीएल पे 928 पे बहुत संक्षेप में रखिएगा, इसका फॉल, इसकी गिरावट रुकी है, थमी है 910 के साइकोलॉजिकल प्राइस पर। हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस क्या रखता है वो आपको भी मालूम है, चार्टिकली मेरे को भी मालूम है। क्या करेंगे 927 पे आप? देखिए वीरेंद्र, एक चीज़ है कि स्टॉक बार बार उसी लेवल से सपोर्ट लेता है। आप शायद 910 देख रहे हैं, मैं 895 बहुत क्लोजली देख रहा हूं, बट इंपॉर्टेंट ये है कि स्टॉक 900 के आसपास से बहुत सपोर्ट लेता है। तो मेरे ख्याल साइकोलॉजिकली अगर 900 के आसपास जब भी आए, आपको इसको ट्रेड लॉन्ग साइड पे करना है विद द स्टॉप लॉस ऑफ 895। लेकिन आई वांट टू टेल हियर कि ये 950 और 960 मेरे ख्याल उसी रेंज में ही है अभी, तो वहां पे जाए तो एक बार आप प्रॉफिट जरूर बुक करें, क्योंकि जब तक 955 के ऊपर ट्रेड नहीं करता है तो बिल्कुल साइडवेज रेंज में ही रहेगा। ओके, चलिए हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। इस बीच अगर आप देखें तो निफ्टी ऑलमोस्ट अब इस वक्त आपकी स्क्रीन पे 7813 बहुत क्लोज 7800 के। हालांकि टुडे में उसको वॉलेट किया था, 87 अंक की गिरावट यहाँ पे। आयशर मोटर्स अगर आप देखें तो आज प्रमोटर्स लिक्विडेशन के चलते काउंटर ऑलमोस्ट डे लो पर। हिंडाल को लगभग 4 रुपये नीचे 8960 का स्तर यहाँ पर। उसके बाद अदानी पोर्ट्स ये करीब 6 रुपये नीचे 188.95 के स्तर पे। उसके बाद और कुछ स्टॉक्स को देखते हैं। HUL आज बैकफुट पे रहा 23 रुपये नीचे 830 के स्तर पे। और साथ ही साथ कोटक महिंद्रा बैंक आज 18 रुपये नीचे 708 के स्तर पे। आज बैंक निफ्टी और बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स आज खासा पिटाई यहाँ पे हुई। HDFC टाटा स्टील 322 के स्तर पे 8 रुपये नीचे रहा आज के सेशन में, और HDFC लगभग 30 रुपये नीचे रहा। अन्य काउंटर जहाँ पे आज गिरावट थी उसमें गेल 9 रुपये नीचे, और साथ ही साथ अगर आप देखें तो BHEL 122.70 के स्तर पे लगभग 3 रुपये नीचे रहा आज के सेशन में। और आयशर मोटर्स जैसे कि मैंने कहा प्रमोटर्स होल्डिंग लिक्विडेशन के चलते काउंटर अगर आप देखें ऑलमोस्ट ज़ीरो पर। एशियन पेंट्स आज का स्टार प्राइस परफॉर्मर 13 रुपये ऊपर ट्रेडिंग करियर के हाइस पे। आईडी अगर आप देखें तो लगभग 100 रुपये ऊपर आज 113.30 के स्तर पे। और HCL टेक्नोलॉजीज IT में इसने थोड़ा सा सरप्राइज किया, कल TCS ने सरप्राइज किया था, आज इसने सरप्राइज किया 6 रुपये पर रहा। आज बहुत दिनों बाद थोड़ा सा हरियाली दिखाई दी HCL टेक्नोलॉजी से। बाकी पावर ग्रिड लगभग 1 रुपये ऊपर 145 के स्तर पे। और पावर ग्रिड के बाद अगर आप कुछ और स्टॉक्स को देखें तो उसमें टाटा मोटर्स लगभग 3 रुपये आज करीब 390 के आसपास आज बंद होने को तैयार। ऑलमोस्ट जी एंटरटेनमेंट अपने 450 के साइकोलॉजिकल प्राइस को रीगेन करता हुआ। निफ्टी क्लोज हो चुका है आपकी स्क्रीन पे ऑलमोस्ट आप देखिए तो करीब 86 अंकों के नुकसान के साथ 7813 पर। सेंसेक्स करीब 300 अंकों के नुकसान के साथ 25,490 के स्तर पे जी एंटरटेनमेंट आपकी स्क्रीन पर। और गिरावट में भी आज जो स्टार प्राइस परफॉर्मर्स थे मंगल टिम्बर, टेक्सटाइल्स, नंदन डेनिम, वी टू रिटेल, न्यूमैक्स अगर आप देखें इन सभी काउंटर्स में आज स्ट्रॉन्ग प्राइस परफॉर्मेंस बावजूद इसके कि बाजार आज 100 अंक नीचे था। उसके बाद फैक्ट को देखिए, नेस्ले को देखिए, IDFC को देखिए, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को देखिए, ओरिएंट पेपर को देखिए, सारे के सारे काउंटर्स आज काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया। काकतिया सीमेंट्स आज पे 5% के ऊपर फीस पे, नरका कॉप, इंसेक्टिसाइड्स इंडिया, पिरामिड एंटरप्राइजेस, पिट लेमिनेशन, सारे के सारे काउंटर्स में 4, 4.5 और 5% का मूव था। लेकिन आज जो कम्प्लीटली बैकफुट आप देखिए, भारत बिजली, SRF, यूनिप्लाई, इन सभी काउंटर्स में देखें तो जोरदार आज गिरावट रही। उसके बाद RSWM, DLF को देखिए, DLF के लिए करीब 4% गिर के बंद हुआ। जयकॉर्प का आज बहुत सारा प्रॉफिट सरेंडर हो गया। बेवरीज आज करीब 4% नीचे रहा, तो कुछ स्पेस जहाँ पर आज गिरावट थी। फर्टिलाइजर हालांकि अगर आप देखें तो जो कंपनी को राहत मिली है उसके चलते सारे स्टॉक्स अपने जो इंटरडे गेंस थे उसको लेकर उसको सिक्के करके बंद हुए। वीकेंड मनाने जा रहे हैं। NFL, चंबल, दीपक, हासिफ और मद्रास फर्टिलाइजर सारे के सारे वीकेंड्स जो इनके रहेंगे विद प्रॉफिट्स रहेंगे। फास्ट मनी कुछ कॉल्स आइए देखते हैं जहाँ पर आज काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव रहा, जहाँ पर टारगेट हिट्स हुए, जहाँ पर पैसा कमाने का मौका मिला आपको। 7:30 पर आपने कॉल्स देखी होंगी आज। मन्नापुरम, उसका ड्यूमैक्स, इंडोटेक, GSFC माफ कीजिएगा, और ITDC मेंटेशन यहाँ पर बाय कॉल दी गई थी। टारगेट्स ऑलमोस्ट सबके हिट हुए। उसके बाद सेकंड स्लाइड में ICICI बैंक पे सेल कॉल थी, भारतीय इन्फ्रारेल पे सेल कॉल थी, SRF पे सेल कॉल थी, यूको बैंक पे सेल कॉल थी, और चंबल फर्टिलाइजर्स पे एक बाय कॉल थी। इस कॉल में अपना काम बखूबी किया। हेमंत, इस क्लोजिंग पर राय आपकी? देखिए मेरे हिसाब से वीरेंद्र 7750 एक क्रूशियल लेवल है, उसके नीचे 7630 आना चाहिए। और जिस तरह से आज कॉल राइटिंग हुआ है, मुझे ऐसे लगता है कि अनलेस अनटिल कोई एक और सरप्राइजिंग दिन ना हो, अब मार्केट के लिए 7880 7850 क्रॉस करना मुश्किल होगा। ऊपरी स्तरों पे आपको बिकवाली देखने को मिलेगी और धीरे धीरे वापस से मेरे ख्याल 7630 7750 एक बार टेस्ट करना पड़ेगा मार्केट को एक फर्म सपोर्ट बनाने के लिए। तो इस सीरीज में थोड़ा सा अब 79 के ऊपर ट्रेड करना मुझे मुश्किल लग रहा है। लेकिन मैं पहले बताना चाहूँगा जो कल ऊपरी स्तर पे जाके बिकवाली करें उनको स्टॉप लॉस रखना है 7880 का। चलिए उम्मीद करते हैं कि ये स्टॉप लॉस होल्ड करें। शुक्रिया हेमंत हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए।
गौरंग आपका भी शुक्रिया, ब्रिजेश आपका भी शुक्रिया।